अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरी आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से रोमानी का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं और फिर आगे रोमानिया से आगे यूरोप कंट्री में कैसे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरे एक जानने वाला क्या रिलेटिव भाई जो है इधर पहुँच चुके हैं इटली। तो जब मैं इटली पहुँचा था तो मेरा एक दोस्त था, मेरे ही शहर का रहने वाला था, तो मैं उसके पास तकरीबन एक वीक रहा हूँ। तो आज उनका जो सा एक जानने वाला दोस्त है तो जो आज इधर उदीन शहर में पहुँच चुका है, तो मैं इनको रिसीव करने आया क्योंकि मैं इधर रहता हूँ। तो आज इनसे पूछना है कि भाई इन्होंने रोमानिया का जो सा वीज़ा वो कैसे हासिल किया है और कितनी अमाउंट पे की है और कितना टाइम लगा है और फिर क्या वजह बनी है ये रोमानिया से आगे जो सा इटली मूव किया है। तो मुकम्मल जो सा आपको आज इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। अस्सलाम वालेकुम माल भाई। माल भाई आप ये बताएं कि आप रावलपिंडी से कहाँ से हैं, कौन सी जगह से हैं और आपने रोमानिया का वीज़ा किस एजेंसी से अप्लाई किया है? वालेकुम अस्सलाम। मैं रावलपिंडी में गुलबर्ग ग्रीन के साथ हमारा गांव है लोहीबेर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और हमारे कहीं जानने वाले आगे रोमानिया आए थे, तो इस वजह से हमारा भी जहन बना कि हम भी आगे रोमानिया की तरफ जाएं। तो उस लिहाज से हमारी एक दो तीन इंटरनेशनल एजेंसी थी जिससे कई हमारे जानने वाले आगे गए थे, तो हमने उसी से अप्लाई किया। और उसके बाद हमने उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने मांगा था पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और उन्होंने थोड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो हमने दिए। फिर हमारी तकरीबन कोई 4 मंथ बाद सबमिशन या 3 मंथ बाद सबमिशन स्लिप आई। उसके बाद जब आए तो इतना बंदे को अंदाज़ा होता है कि मिल जाता है आगे वर्क परमिट। तो फिर हमारा वर्क परमिट आया तकरीबन लगभग 5 से 6 मंथ में, और हमारा टोटल जो प्रोसेस था वो 8 मंथ का था। और उसके बाद वर्क परमिट आने के बाद हमने वापस उसे अच्छा, ये टोटल आपने जब अप्लाई किया था उसके ठीक 4 से 5 मंथ के बाद वर्क परमिट आया था या सबमिशन स्लिप के बाद? नहीं, वर्क परमिट आ गया था टोटल यानी कि जी, वर्क परमिट आ गया था। तो उसके बाद फिर जब वर्क परमिट आया था तो उन्होंने बोला था आप हमें अपना वो करेक्टर सर्टिफिकेट दें और पोलियो कार्ड दें और उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चर जो हमने पहले दी थी। और उन्होंने ये बोला था कि इन 2 चीज़ों को आपने फॉरेन ऑफिस जाके अटेस्ट करा रहे। तो हम सुबह चले गए, लेकिन वहाँ पे रश बहुत होती है तो भी टाइम लग जाता है। उसके बाद हमने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करा के हमने अपने एजेंट को दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू की तैयारी करो, आपका इंटरव्यू कराते हैं। हमने इंटरव्यू की तैयारी की, उन्होंने कराई भी। तो उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट आ गई एम्बेसी की। तो हमने जाके एम्बेसी में इंटरव्यू दिया और उसके लगभग तकरीबन 13 दिन बाद ना हमारा वीज़ा आ गया था, पासपोर्ट मिल गया था। तो पासपोर्ट मिल गया था तो उसके बाद पासपोर्ट मिलने के बाद भी तकरीबन 25 से 30 दिन बाद हम मतलब अप्लाई किया था हमने रोमानिया में, और बुखारेस्ट में हम थे। और हमारी कंपनी का नाम आर्ट्रा ब्लू कोरियर था जो कि बुखारेस्ट में थे। सही है। तो आपने कितनी अमाउंट पे किया रोमानिया के वीज़े की? अभी तो रेट मुख्तलिफ है क्योंकि आप यूरो के हिसाब से आज कर लेते हैं। तो ये है कि अभी तो अमाउंट तो मुख्तलिफ है। यूरो ऊपर आ गया, जब हमने दिया तो लगभग उसमें था 221 रुपये यूरो था या 220 रुपये था। तो अभी आप देखें 300 से ऊपर चला गया। तो उस वक्त हमने 12 से 14 लाख दिया था, अभी तो पता नहीं 18 से 20 हो गया होगा, इसका आइडिया नहीं है। सही है। तो आप ये बताएं कि बहुत से लड़के जो है नीचे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो देखते हैं कमेंट्स में पूछते हैं कि भाई जो है इंटरव्यू पे बारे में कुछ हमें गाइड कर दें। तो जब आप इंटरव्यू देने गए थे एम्बेसी के अंदर तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? वहाँ पे बहुत से लड़के होते हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, अच्छे खासे पढ़े लिखे भी होते हैं, तो उधर क्या बंदा इंटरव्यू ईजिली दे सकता है या कुछ बंदे को ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए या टूटी फूटी इंग्लिश भी हो बंदा गुजारा चल जाता है? नहीं, मेन बात है आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश बेस देखते हैं कि आप अगर बाहर जाएं तो बाहर तो उर्दू वगैरह तो नहीं चलती ना। तो उसमें यह है कि इंग्लिश ही देखी जाती है कि आप रोज़मर्रा के मतलब अल्फाज बोल सकते हैं और आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। बात यह है कि तकरीबन अगर आप इंटरव्यू देने जाए ना तो बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है। मतलब आप ये किया करें, अगर आप जा रहे हैं तो आप कोशिश किया करें जो आपसे पहले बंदे हैं ना 7 से 8 बंदे, उन्हें देने दो। और वो इस तरह होता है कि वो आपके सामने इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि एक बेंच शीशा भी लगा होता है उसके सामने मिरर, तो उसके एक साइड इंटरव्यूअर होता है तो दूसरी साइड जो इंटरव्यू देने वाले होते हैं वो होते हैं। तो बात यह है कि अगर वो इंटरव्यू लेता है ना तो वाज़ेह अल्फाज में समझ आ रहा था जितने बंदे एट अ टाइम में भी 10 बंदे अंदर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो ये है कि जब वो बोलता है तो एक एक बात की समझ आती है सबको कि वो क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेकिन जो पहला बंदा होता है तो वो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब आप जाओ आपको पता है कि इसकी बुनियाद पर आपका वीज़ा लगना है और इसकी बुनियाद पर आप पाकिस्तान छोड़ के आप किसी दूसरे ममालिक जा सकोगे। तो इसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो आपका हो जाता है। तो ये है कि वो पहली बात है कि आप कोशिश किया करो कि आप जितना पीछे हो सको ना इंटरव्यू देने में तो उतना पीछे हुआ करो, क्योंकि जब वो आपको क्वेश्चन एक ही ये इनका ये है कि आप में भी एक दिन एक नया क्वेश्चन ना एक दिन लाते हैं। तो आपसे मसलन किसी से पूछ लिया तो फिर किसी से पूछ लिया, फिर आपका
खुद दिल चाहेगा कुछ 5-6 बंदों के बाद ना कि मैं अभी खुद में जाऊं, क्योंकि पता होता है ये एक ही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है। और वो क्वेश्चन यही करता है कि मतलब आप वर्क परमिट आपका कब आया, आपने किस से अप्लाई किया, किस एजेंसी से अप्लाई किया, और आपने आपका कोई एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ठीक है, और आप एडजस्ट कैसे करोगे। रोमानिया में तो क्रिश्चियन वगैरह हैं, तो आप एडजस्ट कैसे, ये रिलेटिव्स हैं जो मतलब कि इसके रिलेटेड आपको आपसे क्वेश्चन करता है। और ये है कि आप जब लेट दोगे, जितना लेट दोगे आपका कॉन्फिडेंस आपका अप होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कुछ मतलब 10-15 मिनट बाद आपका खुद दिल चाहेगा कि मैं जाके उन्हें इंटरव्यू दूं। तो मैक्सिमम वो आपसे कितने क्वेश्चन करते हैं? मैक्सिमम डिपेंड होता है, क्योंकि अगर आप उन्हें महसूस हो जाए ना कि ये बंदा गड़बड़ है, या मीन्स कि ये प्रेशर आप कॉन्फिडेंस लो कर रहा है, तो उससे ज़्यादा कर लेते जो, लेकिन जो चल रहा है ना 4 से 5 करते हैं सिर्फ। अच्छा, सही है। तो जब आप आगे रोमानिया पहुंचे हैं तो वहाँ पे आपको कैसा लगा, और कौन सी कंपनी थी आपकी, और आपने कितना अर्सा उधर काम किया है? जी, हम रोमानिया में बुकारेस्ट में लैंड हुए थे, और हमारी कंपनी भी बुकारेस्ट में ही थी, जिसका ऑनर फ्लोरिया था, और कंपनी का नाम था आर्ट्रा ब्लू कोरियर एसआरएल। लेकिन ये था कि मतलब सही चल रहा था, लेकिन उसका पेपर्स का थोड़ा मसला था, क्योंकि सुनने में आया था कि अगर आपको टीआरसी मिल भी जाए तो ये है कि आपका ओनर जो है वो ख़त्म भी करवा सकता है। लेकिन अभी देखें कि अगर 5 साल या 4 साल या 3 साल बंदा वहाँ पे लगा ले और उसके बाद उसका ओनर ही ख़त्म करा दे, तो ये मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है वहाँ पे ठहरना भी, क्योंकि ये उसका जो है ना कागजात का मसला जो है ना वो ओनर कंपनी के मालिक के पास होता है। और जब आप शिंगन में इंटर हो जाए, शिंगन में आपका हुकूमत के इंटर हो जाता है, मालिक का नहीं होता। तो इस वजह से इटली बेटर है। और वहाँ पे देखें रोन चलता है और यहाँ पे यूरो चलता है, इस हिसाब से सैलरी भी यहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे भी थी। लेकिन ये था कि वहाँ पे थोड़ा सा कागजात का मसला था, इशू नज़र आया सबको। तो हमारे साथ भी कई बंदे थे जो कि आगे आ गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह भी ये है कि डर तो ख़त्म हो गया कि आपका ओनर आपको मतलब आपके कागज खत्म करवा सकते हैं, ये सीन नहीं रहना, क्योंकि आप किसी गवर्नमेंट के अंदर आ गए। रोमानिया में ये था कि आपका ओनर है, अगर आप मसलन 4 टीआरसी अप्लाई करवा चुके हो और 5वीं जब होगी आपको पीआर मिलने वाली होगी, मे भी उसमें आप ऑनर आपकी 4थी टीआरसी भी ज़ाया करा जाए और आपका डिपोर्ट लेटर हो सकता है। वहाँ पे हमारा एक जानने वाला भी था, उसके पास टीआरसी थी, मे भी उसने कंपनी चेंज की और उसके बाद टीआरसी अप्लाई होने के बाद उसकी नई टीआरसी नहीं बनी, क्योंकि उसने कंपनी क्यों चेंज की, उसकी वजह से उसे डिपोर्ट लेटर आ गया, तो वो आगे फ्रांस की तरफ चला गया। तो आपने मैक्सिमम कितना यानी कि वहाँ पे स्टे किया रोमानिया में? हमने तकरीबन 4 मंथ तकरीबन वहाँ पे हमने स्टे किया और काम किया। सही है। तो आपको कंपनी कितनी सैलरी देती थी, आप तकरीबन कितने लीक मार्क्स? हम जो थे सैलरी पे नहीं थे, हम कमीशन पे थे। कमीशन पे जितना कमाएंगे उसका 10% अपने ओनर को दे देंगे, और हम अपना गवर्नमेंट को टैक्स भी खुद देते थे, हम घर का किराया भी खुद देते थे, और हम खाना पीना भी खुद अपना ही कर रहे थे। समझ लें सब कुछ हम खुद कर रहे थे, और हमें हर वीकली सैलरी मिलती थी, क्योंकि हम कमीशन पे थे। हमारा ये था कि हमें अपना जो ओनर आना तो वो ना हमें काम पर फोर्स कर सकता है ना कुछ ना। उसने बस एक शर्त रखी थी कि आपने 3 दिन लगातार छुट्टी नहीं करनी, अगर किया तो इस वजह से मैं आपको निकाल सकता हूँ, इस वजह से मैं आपको निकालने का हक रखता हूँ। लेकिन बाकी वो उसे इस हमारे काम से लेना देना नहीं था कि हम काम करें या ना करें। अच्छा उमाद भाई, आप ये बताएं कि बहुत से लड़के जो से ना रोमानिया से आगे यूरोप कंट्री में इसलिए मूव करते हैं क्योंकि वहाँ की जो सी कंपनी होती है वो फेक होती है। कंपनी वो आते हैं 2 मंथ या 1 मंथ काम करते हैं, तो कंपनी का वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है पासपोर्ट पे 3 मंथ का वीज़ा लगा होता है। क्योंकि जब तक आपका टीआरसी अप्लाई कंपनी नहीं करेगी आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर वो लड़के जो से आगे मूव कर जाते हैं। तो आपकी क्या वजह बनी जो आपने उधर से आपकी तो कंपनी भी अच्छी थी, आपकी सैलरी भी सही, सब कुछ ठीक था, आपने फिर भी आगे यूरोप में आप आए? नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि वहाँ पर सैलरी भी थी, लेकिन अभी शिंगन एरिया के मुकाबले में वो सैलरी नहीं देते थे। और वहाँ पे अगर देखें ना, वहाँ पर अगर आप इटली का और रोमानिया का कंपैरिजन करें यूरो और रोन में, जो हम यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं रोमानिया में उतने की ही पड़ती हैं। 19-21 का फ़र्क होता है। मतलब ये नहीं कि रोमानिया में थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, ये नहीं है। लेकिन ये था कि वहाँ पर सैलरी अभी यहाँ पर देखें यहाँ पर बहुत अच्छी है, और वहाँ पर इसके मतलब आधा कर लें आधा भी हो सकती है। लेकिन ये था मैन जो इशू था ना हमारा आगे आने का, वो था वो कागज़, मतलब हमने सिटीजनशिप लेनी थी। तो वहाँ पे यही हमने सुना था, हमारे साथ का भी एक लड़का था, तो उसका यही हुआ था, उसने टीआरसी अप्लाई किया और उसका टीआरसी एक बन गया, दूसरा बनने वाला तो उसने कंपनी चेंज कर दी। तो उसकी वजह से सिर्फ डिपोर्ट लेटर आ गया, कुछ मतलब मुद्दत खत्म होने के बाद डिपोर्ट लेटर आ गया। उन्होंने बोला 3 दिन या 10 दिन में हमारा मुल्क छोड़ दो, ये आगे चला। और उससे जाने का दिल नहीं था, फिर भी वो फ्रांस चला गया। एक बंदे को जाने का दिल भी नहीं और रोमानिया को छोड़ने का दिल नहीं, उसे डिपोर्ट लेटर आ सकता है, तो हमें क्यों नहीं आ सकता? इस वजह से वो थोड़ा सा कागजात का मसला था, क्योंकि वो मैंने आपको जैसे कि पहले भी मैंने कुछ मिनट पहले बताया है, उसका जो अथॉरिटी होती है वो ओनर के पास होती है कागजात की, कि आपकी टीआरसी अप्लाई करे या ना करे। यहाँ पर है आपकी गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हो, गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये बेटर था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे एजेंट से रब्ता किया? कोई आपका जानने वाला था या घर वालों ने कैसे?
जी जी, हमारे कहीं जानने वाले आगे गए थे, हमारे दोस्त भी, हम रोमानिया में थे, हमारे जानने वाले आगे गए थे, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले तस्दीक की कि किससे जाना चाहिए ना, तो फिर ये था कि उन्होंने हमें मशवरा दिया कि ये बंदा ठीक है, ये ठीक है, इससे रब्ता करो। तो फिर हमने घर वालों से बात की और हमारे जानने वाले भी उसी के थ्रू गए थे, तो उन्होंने बात की, तो उसने बोला कि आज रात को आ जाओ या कल कल को आ जाओ। तो फिर हम रात को ही निकले, तो टिकट लिया ट्रेन का तिमिशोरा जाने के लिए। वो तकरीबन कहाँ से? यही हमारे पास बुखारेस्ट में एक रेलवे स्टेशन था ना, तो उसमें से हमने लिया। तो फिर डायरेक्टली हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन का टिकट में भी 121 रोन का मिला ना, 121 रोन ली। का। हाँ, रोन का, रोन और ली एक ही होते हैं। तो फिर हम तकरीबन 10 घंटे, वो ट्रेन में इलेक्ट्रिकल थी, मतलब ऑयल नहीं था उसमें, वो इलेक्ट्रिकल पे चलती थी। तो तकरीबन 10 घंटे उसके लगे पहुंचने में तिमिशोरा। तो हम जब जैसे पहुंचे, वो एजेंट जो था, मतलब तो उसका एक घर था, उसने फ्लैट लिया था, वहीं पे मैं स्टे दिया। तो फिर तकरीबन हम जिस सुबह को तिमिशोरा पहुंचे और हमें तकरीबन शाम को उसने कॉल की कि आप आ जाओ। फिर हमें लेने आई, गाड़ी लेने हम गए, हम जंगल में बैठे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ा, तकरीबन 3 से 4 घंटे। फिर ट्रक आया, हम ट्रक में बैठे, तो फिर इटली आ गए। अच्छा, तो ये आपने जो पेमेंट पे किया है डंकी की जो हुई है, ये आपने रोमानिया में पे किया है या पाकिस्तान में नहीं ग्रेंटर नहीं, किया? पाकिस्तान में पे किया, क्योंकि वहाँ पर भी एक था ना, क्योंकि यूरो में किया या पाकिस्तानी करेंसी में? इसका भी बहुत पूछते हैं बहुत से दोस्त हैं भाई, यूरो में गारंटी रखवानी चाहिए या नहीं, पाकिस्तानी? ज्यादातर यूरो में ही लेते हैं, तो यूरो में ही देते हैं, वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसी नहीं लेते ज्यादातर, सही क्योंकि है। ये यूरो में लेते हैं। और ये था कि हमारा जो था ना डंकी का सफर, तो उसमें ये था कि आपको पहली बात है ना, तरपाल होता है ना ट्रक में, वो डाल देते हैं, कहीं पे नहीं डालते, लेकिन हमारे में डाला था ना। तो हमें तकरीबन 8 घंटे हंगरी के एक बॉर्डर क्रॉस कर लिया, अगला क्रॉस करना था। तो वहाँ पर हमें तकरीबन सुबह 10 बजे खड़ा किया था ना, सुबह 10 से 11 बजे, और शाम को वो 6 से 7 बजे चला था। और उसमें थोड़ी सी इशू होता है कि आप एक जगह बैठे रहो, और गर्मी भी लगती है, कहने का तो इस मतलब वजह यह से है कि जो भी आपका जो सी डंकी थी ये रात की थी, दिन की नहीं थी। रात की थी। मतलब दिन को इसने इतना सफर नहीं किया, दिन को भी किया, लेकिन वो एक मुल्क के अंदर बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, क्योंकि ज्यादातर वो रात का ही मतलब उसने सही किया है। था। तो सफ़र जो सा ये मुश्किल है आसान है, बंदे को साथ कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, खाने पीने की सामान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन से यानी कि कैसा सफ़र है आपका? जी, असल में खाने पीने की जो खुश्क मेवाजात हैं, जैसे कि वो बादाम वगैरह हो गए, कोई ऐसे काजू वगैरह, वो आप साथ रखें, क्योंकि सफ़र में और आपको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी वो नहीं देते आपको। कोशिश करें आप 1 से 2 बोतलें लें, और कम से कम पिएं, क्योंकि आप जब ज़्यादा पिएंगे आपको वॉशरूम वगैरह आ जाएगा, और उसमें जगह करने की नहीं है, और बंदे भी बैठे होते हैं, तो वो भी थोड़े से तंग होते हैं। तो ये था कि आप अगर डंकी मार रहे हैं, और आपको एक तो खाने का बंदोबस्त रखना है, एक पीने का, और एक चीज़ आप कोई नोकदार रख लें, क्योंकि वो जब कहीं होता है कि आपको तरपाल वगैरह पड़े होते हैं उसमें, तो ये था कि कई बार हबस बन जाती है गर्मी से, तो सांस रुकना शुरू हो जाता है। वो आपके पास नोकदार चीज़ होगी, आप तरपाल फाड़ के मतलब हवा को अंदर आने दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये बताएं, जो आप कंटेनर के अंदर थे तो आपको तय खाने में रखा था, कैसे थे अंदर, इजी थे या बिल्कुल ही? नहीं नहीं, बिल्कुल ईजी थे, बिल्कुल। वो सामान थोड़ा सा आगे से पड़ा था, हम पिछली बैक साइड से बैठे हुए थे, वहीं पर हम बैठे हैं तकरीबन। तो बस बैठने में थोड़ा सा, एक ही जगह आप देखें, एक ही जगह इतनी देर तो नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा बस यही मुश्किल है। बाकी किसी बॉर्डर पे हमारी चेकिंग नहीं है, बगैर फिंगर के हम इटली में एंटर हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो अभी इटली आपको कैसा लगा, आप इटली पहुंच गए हैं, क्या फील हुआ रहा आप? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये असल में जब मैं ना अभी बुखारेस्ट देखें, तो बुखारेस्ट एक कैपिटल था रोमानिया का, और हम उसी में रह रहे थे। और जो इटली है, इटली में अब हम अभी उदीन में है, तो ये है कि इसमें ये एक बॉर्डर के करीब शहर है ना, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, सही है। तो अभी जो से आपने इधर आप उदीन आए, मुझे शान भाई ने बताया, तो उन्होंने जारी बात है मेरे दोस्त हैं, आप उनके दोस्त हैं, तो आप इधर आए हैं। तो आप उधर क्या झील नहीं हो रही थी उधर, जाओ आप इधर उदीन आए हैं, उन्होंने आपको कहा भाई आप उदीन चले जाएं, क्या वजह बनी इधर उदीन आने की? नहीं नहीं, उन्होंने बोला था कि हमारा एक जानने वाला है, वो आपकी मदद भी कर देगा। तो क्योंकि हमारा अभी इटली में ना आगे पीछे देखें तो कोई रेफरेंस नहीं था हमारा ना, तो उन्होंने ये हमें भेजा कि आप उधर में चले जाएं, नुमान भाई होंगे, उनसे बात कर लें, तो वो थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देंगे। सही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो मिलती रहेंगी।